ढोलकपुर के आखिरी कोने पर एक छोटा सा घर था जहां रामलाल अपनी बेटी सुमन के साथ रहता था। उसका एक बेटा भी था, लेकिन वो शहर में रहता था। रामलाल की आर्थिक हालत काफी खराब थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे अपनी जवान बेटी की शादी की चिंता भी खाई जा रही थी। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है तुम मुझे। एक तो घर में भरपेट खाने के लिए अनाज भी नहीं है और ऊपर से जवान बेटी की शादी भी करनी है। मैं ये सब कैसे करूँगा भगवान, कैसे? एक दिन रामलाल घर की चौखट पर बैठा हुआ था, तभी गांव का मुखिया मक्खन लाल वहां आ जाता है। अरे ओ रामलाल, तू तो बड़े आराम से बैठा है। तुझे मेरे पैसों की कोई चिंता भी है कि नहीं? कहीं तू भूल तो नहीं गया ना कि तूने मुझसे कर्जा ले रखा है? मक्खन लाल की आवाज सुनते ही रामलाल खड़ा हो जाता है। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है। आपके दिए कर्ज की वजह से ही तो मैं अपने बेटे को उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए शहर भेज पाया था। आपका तो बड़ा एहसान है मुखिया जी, मैं भला वो कैसे भूल सकता हूँ। अरे भूला नहीं है तो वापस क्यों नहीं करता? तूने 5 साल का वक्त मांगा था कि जब तेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो तू मेरे पैसे भी लौटा देगा। अब तो तेरा बेटा डॉक्टर भी बन चुका है, लेकिन फिर भी तू मेरे पैसे नहीं लौटा रहा। वो मुखिया जी, 1 महीने में मेरा बेटा वापस आ जाएगा, फिर वो आपके सारे पैसे लौटा देगा। बस मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। तेरा 1 महीना कभी खत्म होता भी है क्या रामलाल? मुझे नहीं लगता तेरा बेटा वापस भी आएगा। पिछले 6 महीने से तू बोल रहा है कि 1 महीने में आएगा, अगले महीने में आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तभी रामलाल की बेटी सुमन भी वहां आ जाती है। ऐसा मत बोलिए मुखिया जी, मेरा भाई जल्द ही वापस लौट आएगा और फिर हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे। रहने दो बेटी, तुम दोनों दुनियादारी नहीं समझते। अगर तुम्हारे भाई को लौट कर आना होता तो कब का लौट आता। सच तो ये है कि शहर की शानो शौकत के बीच तुम्हारा प्यार फीका पड़ गया है। अब वो कभी नहीं आएगा। मेरी मानो तो उम्मीद छोड़ दो। नहीं नहीं मुखिया जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो अपने बूढ़े बाप और जवान बहन को ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। वो जल्द ही वापस लौट आएगा और उसके आते ही हम आपका सारा पैसा भी लौटा देंगे। अच्छा रामलाल, ठीक है, तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त और दे देता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर 1 महीने में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मुझे मजबूरन तुम दोनों को इस घर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा दानवीर नहीं हूँ कि इतनी बड़ी रकम भूल जाऊं। ये कहते हुए मुखिया वहां से चला जाता है। उधर मुखिया की बातें सुनकर सुमन और रामलाल दोनों ही चिंता में डूब गए थे। बाबा, भैया वापस तो आएंगे ना? कहीं मुखिया जी ने कहा वो सच हुआ और भैया वापस नहीं आए तो ये मुखिया जी हमें घर से निकाल देंगे। नहीं नहीं सुमन बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा भाई हम दोनों से बहुत प्यार करता है। वो जरूर वापस आएगा और वापस आते ही हमारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएगी। ये बोलते हुए रामलाल की आवाज डगमगा रही थी। वो सुमन को दिलासा तो दे रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनका खुद का भरोसा टूटता जा रहा था। अच्छा बाबा, आप बैठिए, मैं शर्मा जी के घर जाकर आती हूँ। मालकिन ने झाड़ू पोछा के लिए बोला था, अगर काम मिल गया तो कम से कम 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाएंगे। ये कहते हुए सुमन घर से बाहर निकल गई। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। 1 महीना कब खत्म हो गया रामलाल को पता ही नहीं चला, लेकिन विकास की तरफ से ना तो कोई चिट्ठी आई और ना ही उसने उनका हालचाल पूछा। रामलाल ने कई बार उसे खत लिखे, लेकिन किसी भी खत का जवाब नहीं आया। एक शाम रामलाल आंगन में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बार बार गांव के रास्ते की तरफ उठ जाती थीं, मानो उसे अब भी अपने बेटे के लौटने का इंतजार हो। तभी सुमन उसके पास आकर बैठ गई। बाबा, अब और कितना इंतजार करेंगे? भैया अगर आना चाहते तो अब तक आ चुके होते। नहीं बेटा, शायद वो अपने काम में बहुत व्यस्त होगा। डॉक्टर की नौकरी में जिम्मेदारियां भी तो बहुत होती हैं। लेकिन बाबा, क्या कोई बेटा इतना भी व्यस्त हो सकता है कि अपने बूढ़े पिता का हाल तक ना पूछे? रामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, शायद अब हमें ही शहर जाकर उससे मिलना चाहिए। हो सकता है उसे हमारी परेशानी का अंदाजा ही ना हो। जब उसे पता चलेगा कि मुखिया घर छीनने की बात कर रहा है तो वो जरूर हमारी मदद करेगा। सुमन ने भी सहमति में सिर हिला दिया। अगली सुबह रामलाल ने जैसे तैसे उधार लेकर कुछ पैसों का इंतजाम किया और अपनी बेटी सुमन के साथ शहर के लिए निकल पड़े। लंबे सफर के बाद वे उस अस्पताल पहुंचे जहां विकास डॉक्टर था। रामलाल की आंखों में अपने बेटे से मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अस्पताल के एक कर्मचारी से पूछा, अरे बेटा सुनो, यहाँ डॉक्टर विकास काम करते हैं ना? वो मेरा बेटा है, जरा उन्हें बुला दोगे क्या? रामलाल की बात सुनकर कर्मचारी ने चौंकते हुए कहा, जी वो यहीं काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आज छुट्टी पर हैं। उनका घर यहीं पास में है। इस तरह कर्मचारी ने उन्हें घर का पता बता दिया। रामलाल और सुमन बिना देर किए वहां पहुंच गए।
रामलाल ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुला। सामने विकास खड़ा था। अपने पिता और बहन को अचानक सामने देखकर वो कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय अंदर से एक औरत बाहर आई। अजी कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? विकास घबराकर बोला। कोई नहीं, बस गांव के लोग हैं। तुम वहीं रुको, अभी आता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर रामलाल की आंखें हैरानी से फैल गई। ये औरत कौन है बेटा, और तू उसके साथ अकेला रहता है क्या? जी हाँ, वो मेरी पत्नी है और मैं उसी के साथ रहता हूँ। ये क्या बोल रहा है बेटा? तूने शादी भी कर ली और हमें खबर तक भी नहीं दी। विकास ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला। देखिए, इतनी तेज बोलकर तमाशा मत बनाइए। रामलाल अभी तक उम्मीद लगाए बैठा था कि उसका बेटा उन्हें गले लगाएगा, हाल पूछेगा और गांव लौटने की बात करेगा, लेकिन विकास की बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें पता है, तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए मुखिया जी से जो कर्ज लिया था, उसकी वजह से मुखिया जी ने हमें घर से निकाल देने की धमकी दी है। हमारे साथ घर चल बेटा, तुम्हारे बूढ़े बाप को तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर विकास ने मुंह बना लिया और सख्त लहजे में जवाब दिया। पिताजी, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं अब गांव वापस नहीं आऊंगा। मैंने शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है। यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। लेकिन बेटा, हमने तो तेरे लौटने का इंतजार करते करते पूरी जिंदगी निकाल दी। अपना सब कुछ तुम पर लुटा दिया। हाँ, आपने मुझे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। ये आपकी जिम्मेदारी थी और आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब मेरी भी अपनी जिंदगी है, मैं उसे छोड़कर गांव नहीं जा सकता। भैया, क्या माँ बाप का साथ निभाना भी बेटे की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? देखो सुमन, मैं बहस नहीं करना चाहता। अब आप लोग मुझे भूल जाइए, यही सबके लिए बेहतर होगा। और प्लीज दोबारा यहाँ मत आइएगा। इतना कहकर विकास ने दरवाजा बंद कर दिया। रामलाल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, उसी बेटे ने आज उसे अपने घर से बेगाने की तरह विदा कर दिया। गांव लौटते वक्त पूरे रास्ते रामलाल ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, शायद अब आंसू भी उसका साथ छोड़ चुके थे। सुमन बार बार अपने पिता की ओर देखती, लेकिन उसके पास भी उन्हें दिलासा देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। जैसे ही दोनों अपने घर पहुंचे, मुखिया मक्खन लाल पहले से ही वहां खड़ा था। तो रामलाल, मिल आए अपने डॉक्टर बेटे से। क्या बोला वो? मेरे पैसे भेज रहा है या फिर हमेशा की तरह कोई नया बहाना लेकर आया है? रामलाल ने सिर झुका लिया। मुखिया जी, मेरा बेटा अब कभी गांव नहीं लौटेगा। वो हम दोनों को भूल चुका है। ये सुनते ही मुखिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने तो पहले ही कहा था ना, शहर की चमक दमक में उसे तुम लोगों की याद नहीं आएगी। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है मुखिया जी। भगवान के लिए बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए। बस, अब बहुत हो गया रामलाल। 5 साल इंतजार किया, फिर 6 महीने और, फिर 1 महीना और। अब मैं 1 दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। ये कहते हुए मुखिया ने गुस्से से अपने आदमियों की तरफ देखा। देख क्या रहे हो मुश्टंडो, इनका सारा सामान बाहर फेंक दो। इतना सुनते ही मुखिया के आदमी घर के अंदर घुस गए। उन्होंने चारपाइयां, बर्तन, अनाज के डिब्बे और घर का सारा सामान बाहर सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। ये सब देखकर सुमन बहुत डर गई और मुखिया जी से रहम की भीख मांगने लगी। रुक जाइए मुखिया जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। रामलाल हाथ जोड़कर मुखिया के पैरों में गिर पड़ा। मुखिया जी, ये घर ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसे मत छीनिए। दया कीजिए मुखिया जी, दया कीजिए। मुखिया ने रामलाल को झटकते हुए पीछे धक्का दे दिया। अरे, जब कर्ज लिया था तब याद नहीं आया था कि लौटाना भी पड़ेगा? मैंने कोई धर्मशाला थोड़े ही खोल रखी है कि तुम लोगों को दान देता फिरूं। इस तरह कुछ ही देर में बाप बेटी का सारा सामान सड़क पर पड़ा था। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। सुमन ने अपने आंसू पोंछे और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। चलो बाबा, जहाँ हमें अपने सगे भाई से ठुकरा दिया, वहाँ दूसरों से क्या उम्मीद करना। चलिए, हम चलते हैं यहाँ से। रामलाल ने आखिरी बार अपने टूटे हुए घर की तरफ देखा और भारी कदमों से वहाँ से चल पड़ा। गांव से थोड़ी दूर नदी किनारे पड़ी सरकारी बंजर जमीन पर दोनों ने टहनियों और घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वही उनकी नई दुनिया बन चुकी थी। बाबा, अब से हम यहीं पर रहा करेंगे। अब यही हमारा घर है। दिन निकलते ही सुमन जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाती, उन्हें बाजार में बेचती और उसी से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती।
रामलाल की उम्र और दुख दोनों बढ़ चुके थे। लगातार मेहनत और चिंता ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। अब वो पहले की तरह काम भी नहीं कर पाते थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां सुमन के सिर पर आ चुकी थी। एक रात रामलाल तेज बुखार में तप रहा था। बेटा, अगर मैं भी तुझे छोड़कर चला गया तो तू इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। मैं तो तेरे लिए कुछ न कर पाया बेटी, कुछ न कर पाया। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए बाबा। भगवान ने चाहे हमसे सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अगली सुबह सुमन कुल्हाड़ी उठाकर पहले से भी घने जंगल की तरफ निकल पड़ी। उसे क्या पता था कि उसी जंगल में उसकी किस्मत उससे मिलने वाली थी। खैर, वहां से काफी दूर एक बड़े अस्पताल के केबिन में एक नौजवान डॉक्टर अपने मरीजों की फाइलें देख रहा था। उसका नाम था अर्जुन। तभी उसके पिता धर्मपाल कमरे में आए। बेटा अर्जुन, कल तुम्हें मेरे साथ ढोलकपुर चलना होगा। ढोलकपुर? लेकिन अचानक वहां क्यों जाना है पिताजी? अरे बेटा, आज से कई साल पहले मैंने उस गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का वादा किया था। कारोबार की भागदौड़ में वो बात अधूरी रह गई। अब मैं चाहता हूँ कि उस गांव के लोगों को भी इलाज की सुविधा मिले, इसलिए तू मेरे साथ चलकर सब देख लेना। अगर बात लोगों की मदद की है तो मैं जरूर चलूंगा पिताजी। मेरा तो काम ही लोगों की मदद करना है। अगली सुबह दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। उधर एक दिन सुमन जंगल में लकड़ियां काट रही थी। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंची तो देखा कि लगभग 7-8 साल की एक मासूम बच्ची रो रही थी और उसके सामने बड़ा सा सांप खड़ा था। अरे बाप रे, ये सांप तो इसे खा जाएगा, मुझे इसे बचाना होगा। इस तरह सुमन ने अपनी परवाह किए बिना सांप को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। तभी दूर से कुछ लोग भागते हुए वहां पहुंचे। उनके बीच अर्जुन भी था। बच्ची दौड़कर अर्जुन से लिपट गई। चाचू, चाचू, ये दीदी ने मुझे सांप से बचाया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। वो तुरंत सुमन की तरफ मुड़ा। सुनिए, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे बचाया है, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। अर्जुन ने जेब से कुछ पैसे निकालकर सुमन को देना चाहा, लेकिन सुमन ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। रहने दीजिए साहब, मदद पैसों के लिए नहीं की जाती, इंसानियत के लिए की जाती है। इतना कहकर उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाया और वहां से चली गई। अर्जुन उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने जिंदगी में बहुत खूबसूरत चेहरे देखे थे, लेकिन पहली बार उसे किसी इंसान की खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी दिल में दिखाई दी। क्या सोच रहे हो बेटा? पिताजी, इतनी गरीबी में रहने के बाद भी उस लड़की ने हमसे एक पैसा तक नहीं लिया। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अर्जुन की बात सुनकर धर्मपाल मुस्कुरा दिए। अर्जुन बेटा, इंसान की असली दौलत उसका चरित्र होता है। पैसे तो आज है, कल नहीं। इसी बीच मुखिया मक्खनलाल वहां पहुंच गया। अरे धर्मपाल जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। आइए, पहले मेरे घर चलिए। आपके रहने की सारी व्यवस्था मैंने कर रखी है। धन्यवाद मक्खनलाल जी। अरे इसमें धन्यवाद कैसा धर्मपाल जी, सब आपका दिया हुआ ही तो है। इस तरह सब लोग घर जाने लगते हैं कि तभी रास्ते चलते चलते अर्जुन ने मुखिया से पूछा। मुखिया जी, अभी जंगल में जो लड़की मिली थी उसका नाम क्या है? ये सुनते ही मक्खनलाल कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसका नाम सुमन है, लेकिन बेटा उससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। लेकिन क्यों? वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जो बाहर से दिखता है हमेशा सच नहीं होता। पूरे गांव में उसकी वजह से लोग परेशान हैं। कोई उसे काम नहीं देता। उसका स्वभाव भी बहुत तेज है। कई बार लोगों के घर से सामान भी गायब हुआ है। चरित्र भी खराब है, इसलिए सब उससे दूरी बनाकर रखते हैं। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसे पता नहीं क्यों मुखिया की बातें सच नहीं लगी। वहीं दूसरी तरफ जब सुमन लकड़ियां बेचने बाजार पहुंची तो रोज की तरह लकड़ियों का गट्ठर एक दुकानदार के पास रखा। ये लो लाला जी, आज की लकड़ियाँ ले लीजिए। लेकिन दुकानदार ने नजरें फेर ली। आज नहीं सुमन, अब मुझे लकड़ियाँ नहीं चाहिए। आगे से मेरे पास लकड़ियाँ मत लाना। सुमन हैरान रह गई। वो दूसरे दुकानदार के पास गई, उसने भी मना कर दिया। तीसरे ने भी। कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि कोई जानबूझकर पूरे बाजार में उसके खिलाफ बात फैला चुका है। थकी हारी सुमन वापस लौटने लगी। उसी समय सामने से अर्जुन भी वहां आ गया। उसने देखा कि सुमन के सिर पर भारी लकड़ियों का गट्ठर है और तेज धूप में उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। अरे क्या हुआ सुमन, तुम्हारी लकड़ियाँ नहीं बिकी? सुमन ने उदास मन से कहा। शायद किस्मत खराब है बाबू, किसी ने लकड़ियाँ नहीं खरीदी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं ये सारी लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। लेकिन सुमन तुरंत पीछे हट गई। नहीं साहब, दया करके खरीदी हुई चीज का पैसा मैं नहीं ले सकती। अगर आपको सच में लकड़ियों की जरूरत है तभी लीजिएगा। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे अब यकीन हो चुका था कि मुखिया ने उस लड़की के बारे में जो कुछ कहा था उसमें सरासर झूठ छिपा हुआ था। उधर दूर खड़ा मक्खनलाल ये सब देख रहा था। उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली।
लगता है झूठी बातें फैलाने से भी ये अर्जुन बाबू नहीं मानने वाले। अब मुझे ऐसी चाल चलनी होगी कि सुमन हमेशा के लिए इसकी नजरों से गिर जाए। उस रात मक्खनलाल देर तक जागता रहा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान तैर रही थी। जब तक सुमन इस गांव में है तब तक अर्जुन की मेरी बेटी से शादी नहीं होगी। अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा गांव ही उससे नफरत करने लगेगा। इतना कहकर उसने अपनी तिजोरी से सोने के कुछ गहने और चांदी के सिक्के निकाले। वो गहने अपने नौकर को देकर रामलाल की झोपड़ी के पास भेजा और वहाँ रखे सूखे घास के ढेर में रखवा दिया। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लूट हो गई, मेरे घर में चोरी हो गई, किसी ने मेरे लाखों के गहने चुरा लिए। कुछ ही देर में पूरा गांव मुखिया के घर के सामने इकट्ठा हो गया। मुखिया जी, आपको किसी पर शक है जो ये घिनौना काम कर सकता है? मुखिया ने बिना एक पल गवाए सुमन की तरफ इंगली उठा दी। मुझे पूरा यकीन है ये चोरी उसी लड़की ने की है। उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। सुमन ये सुनकर सन रह गई। मुखिया जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने जिंदगी में कभी किसी से हराम का एक पैसा तक नहीं लिया और आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अरे रहने दे, तेरे बाप ने लाखों का कर्ज ले रखा है मुझसे और तू हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रही है। अगर तू बेगुनाह है तो सबके सामने तेरी झोपड़ी की तलाशी लेने दे। सुमन ने बिना डरे जवाब दिया। जरूर लीजिए मुखिया जी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूंगी भला। कुछ ही देर में गांव वाले सुमन की झोपड़ी की तलाशी लेने पहुंच गए। अचानक एक आदमी जोर से चिल्लाया, मुखिया जी, ये देखिए, आपके गहने मिल गए। उसके हाथ में वही गहनों की पोटली थी। ये देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सुमन ऐसा कर सकती है। इतनी सीधी दिखने वाली लड़की चोर निकली। ये सब सुनकर सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये गहने यहाँ कैसे आए। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। रामलाल भी कांपते हुए अपनी बेटी के सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी बेटी चोर नहीं हो सकती, जरूर किसी ने इसे फंसाने की कोशिश की है। मुखिया जोर से हंस पड़ा। हर बाप अपनी औलाद को निर्दोष ही बताता है और क्या पता ये सब तुम बाप बेटी ने मिलकर किया हो। अब तो पंचायत ही फैसला करेगी तुम लोगों का। उसी समय अर्जुन भी वहां आ गया। भीड़ देखकर वो भी पंचायत की तरफ बढ़ गया। उसने सुमन को रोते हुए देखा। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मुखिया तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, आपने जिस लड़की की इतनी तारीफ की थी उसने मेरे घर चोरी की है। सबूत आपके सामने पड़े हैं। अर्जुन ने एक नजर गहनों पर डाली, फिर सुमन की आंखों में देखा। लेकिन न जाने क्यों उसे पूरा विश्वास था कि सुमन चोरी नहीं कर सकती। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, सच सामने लाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे गांव के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। पंचायत की बैठक शुरू हो गई। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। मुखिया पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा था, जबकि सुमन और रामलाल सिर झुकाए खड़े थे। तभी अर्जुन आगे बढ़ा। पंचायत कोई फैसला सुनाने से पहले मुझे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दे। गांव के बुजुर्गों ने हामी भर दी। अर्जुन सबसे पहले उस आदमी के पास गया जिसे गहने मिले थे। तुम्हें ये पोटली ठीक कहाँ मिली थी? झोंपड़ी के पीछे सूखी घास के ढेर में। अर्जुन तुरंत झोपड़ी के पीछे चला गया। वो काफी देर तक आसपास की जमीन ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी नजर मिट्टी पर बने गहरे पैरों के निशानों पर पड़ी। वो झुककर उन्हें ध्यान से देखने लगा। अजीब बात है, यहाँ 3 लोगों के पैरों के निशान हैं। एक सुमन के, दूसरे उस आदमी के जिसे ये गहने मिले, लेकिन ये तीसरे निशान किसके हैं? ये निशान तो किसी भारी चमड़े के जूते जैसे हैं। यही सोचते हुए अर्जुन वापस पंचायत में आया। मुखिया जी, सुमन तो हमेशा नंगे पैर रहती है, फिर उसकी झोपड़ी के पीछे ये भारी जूतों के निशान किसके हैं? मुखिया का चेहरा थोड़ा उतर गया। तभी अर्जुन की नजर मुखिया के नौकर भोला पर पड़ी। उसके पैरों में बिल्कुल उसी तरह के भारी चमड़े के जूते थे। अर्जुन ने तुरंत उसे आगे बुलाया। भोला, कल रात तुम कहाँ थे? भोला घबरा गया। मैं तो घर पर था। सच बोलो, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये सुनते ही पंचायत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। भोला के माथे पर पसीना आ गया। मुखिया ने उसे घूर कर देखा, मानो उसे चुप रहने का इशारा कर रहा हो। लेकिन अर्जुन ने फिर कहा, डरो मत भोला, अगर तुम सच बता दोगे तो पंचायत तुम्हारी मजबूरी भी सुनेगी। भोला अब खुद को रोक नहीं पाया। वो रोते हुए नीचे गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया। ये सब मुखिया जी के कहने पर हुआ था। इन्होंने ही रात को गहने मुझे दिए थे और कहा था कि उन्हें सुमन की झोपड़ी के पीछे छिपा दूं। अगर मैं मना करता तो ये मुझे नौकरी से निकाल देते। भोला की बात सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुखिया की तरफ मुड़ गईं। गांव वालों को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बुजुर्ग गुस्से में उठ खड़े हुए। मुखिया जी, क्या भोला सच कह रहा है? मुखिया कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, हाँ, गहने मैंने ही रखवाए थे, लेकिन जो मैंने किया उसके पीछे भी एक वजह थी।
ऐसी कौन सी वजह थी जिसके लिए आपने एक बेगुनाह लड़की को चोर बना दिया? मुखिया ने गुस्से में रामलाल की तरफ देखा। क्योंकि मुझे हर हाल में इसे गांव से बाहर निकालना था। सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता था कि मेरी बेटी रेशमा की शादी अर्जुन से हो जाए और अर्जुन मेरा दामाद बन जाए, क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदा होता। लेकिन ये अर्जुन इस 2 कौड़ी की लड़की सुमन के चक्कर में पड़ गया। इसलिए मैं चाहता था कि ये लड़की सबकी नजरों में गिर जाए और सब मिलकर इसे गांव से बाहर निकाल दें, ताकि अर्जुन की शादी मेरी बेटी से हो सके। ये सुनकर अर्जुन ने गुस्से में कहा, अपनी घटिया सोच की वजह से एक निर्दोष पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाना, आपको शर्म आनी चाहिए मुखिया जी। तभी पंचायत के सबसे बुजुर्ग सदस्य उठे। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर मारते हुए कहा, आज से मक्खन लाल इस गांव का मुखिया नहीं रहेगा और पंचायत फैसला सुनाती है। रामलाल का कर्ज पूरी तरह माफ किया जाता है। उसका घर और जमीन उसे तुरंत वापस लौटाई जाएगी। साथ ही मक्खन लाल गांव के सामने हाथ जोड़कर सुमन और रामलाल से माफी मांगेगा। ये सुनते ही सुमन की आंखों में चमक आ गई। मक्खन लाल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो धीरे धीरे सुमन और रामलाल के सामने आया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। सुमन बेटा, मैं अपने लालच में इतना अंधा हो गया था कि इंसानियत ही भूल गया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुमन ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है मुखिया जी, लेकिन उसका पछतावा सच्चा होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद इस गांव में किसी गरीब की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाएगा। उसी समय अर्जुन ने धर्मपाल की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए रामलाल से कहा, चाचा जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे सुमन का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं, लेकिन सुमन जैसा सच्चा और ईमानदार इंसान कभी नहीं देखा। ये सुनते ही सुमन शर्म से सिर झुका लेती है। रामलाल की आंखों में इस बार दुख के नहीं खुशी के आंसू झलक आए थे। इस तरह अर्जुन और सुमन की शादी हो जाती है और अर्जुन उसके पिता की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले लेता है। जिस पिता ने एक बेटे के रूप में सब कुछ खो दिया था, उसे किस्मत ने एक ऐसा दामाद दे दिया जिसने बिना किसी रिश्ते के भी बेटे का फर्ज निभा दिया।